हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद सीमा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट वीडियो नंबर 13 के साथ हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टारगेट वीडियोस की सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिए और सभी वीडियो को आज ही देखिए और अपने फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग में से जो भी चैनल पर नए हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि हमारा एक फेसबुक और टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है जो कि स्टडी विद सीमा के नाम से ही है। तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो रोज की तरह सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फॉर यू को डिस्कस करेंगे, जो कि आपसे हर वीडियो के लास्ट में पूछा जाता है और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना होता है। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर आप लोग लाइव चैट में करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन फॉर यू का जवाब जानते हैं कि क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आप लोगों ने आंसर नहीं किया था तो अभी लाइव चैट के अंतर्गत आंसर कीजिए। क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है? हु टर्म्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज फर्स्ट नॉन इम्पीरियल सुपर पावर? और आपके ऑप्शन है लियोन पैनेटा, जॉन फॉस्टर डल्स, हेनरी किसिंजर, लॉरेंस एच समर्स। तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लॉरेंस एच समर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को नकारता है? Which of the following pairs of thinkers denies the idea of decline of political theory? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रुप है जो राजनीति सिद्धांत के पतन के विचार की बात नहीं करता है। और आपके ऑप्शन है एल्फ्रेड कोबन एंड रॉबर्ट डाहल। दूसरा ऑप्शन है डेविड ईस्टन एंड एल्फ्रेड कोवन। थर्ड ऑप्शन है लियो स्ट्रॉस एंड पीटर लास्लेट। फोर्थ ऑप्शन है इजाया बर्लिन एंड लियो स्ट्रॉस। तो कौन सा समूह है विचारकों का जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात नहीं करता है? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, इजाया बर्लिन और लियो स्ट्रॉस राजनीति सिद्धांत के पतन की बात नहीं करते हैं, बाकी सभी राजनीति सिद्धांत के पतन की बात करते हैं। सबसे पहले राजनीति सिद्धांत के पतन की बात किसने की थी? एल्फ्रेड कोबन ने। इनकी बुक का ही नाम था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी की बात किस विचारक ने की है तो वो एल्फ्रेड कोबन ने की है। राजनीति सिद्धांत के अगर हम अस्तित्व की बात करें तो इसको लेकर विचारकों का समूह 2 गुटों में बटा हुआ है। ठीक है, एक गुट ये मानता है कि राजनीति सिद्धांत का पतन हो चुका है, जबकि दूसरा गुट मानता है कि राजनीति सिद्धांत का पतन नहीं बल्कि उत्थान हुआ है, विकास हुआ है उसका। तो कौन से विचारक हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति सिद्धांत का पतन हो गया है? तो ये हैं आपके डेविड ईस्टन, एल्फ्रेड कोबन, सिमोर लिपसेट, लासवेल आदि। सबसे ज़्यादा नाम किनका फेमस है? डेविड ईस्टन और एल्फ्रेड कोबन का। और जो द्वितीय गुट है, यानी जो ये मानता है कि नहीं, पॉलिटिकल थियोरी का अभी डिक्लाइन नहीं हुआ है बल्कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसका विकास हो रहा है। तो इस गुट से जुड़े हुए कौन कौन से थिंकर हैं? तो ये हैं आपके दांते जर्मिनो, लियो स्ट्रॉस, बर्लिन। ठीक है, और ये जो विवाद है इन 2 गुटों के बीच का कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है और दूसरा गुट कहता है कि नहीं, राजनीतिक सिद्धांत का पतन नहीं बल्कि उत्थान हुआ है, तो ये जो विवाद है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रकाश में आया। यहाँ तक कि डेविड ईस्टन तथा एल्फ्रेड कोबन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन हो चुका है, इन्होंने ये कहा
इसके साथ ही हैरोल्ड लासवेल तथा रॉबर्ट डाहल ने तो इसके निधन तक को स्वीकार कर लिया है। इन्होंने तो कहा कि पतन हुआ है डेविड ईस्टन और एल्फ्रेड कोबन ने, जबकि जो रॉबर्ट डाहल हैं और लासवेल हैं वो तो यहाँ तक मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु हो चुकी है, मृत घोषित कर दिया है इन्होंने इसे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि किन विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित किया है, तो कौन से विचारक हैं वो? रॉबर्ट डाहल और लासवेल। तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार दिया कि भारत में लोकतंत्र साधारणतः निर्वाचनों तक सीमित हो गया है? Who among the following scholars has given view that democracy in India has reduced simply to election? आपके ऑप्शन है एफ फ्रैंकेल, पार्था चैटर्जी, पी के बर्धन, वी गिडवानी। तो किसने कहा कि भारत में लोकतंत्र केवल निर्वाचन तक सीमित हो गया है? तो स्टेटमेंट है ये पार्था चैटर्जी की। ठीक है, पार्था चैटर्जी ने कहा है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज रिड्यूस सिंपली टू इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से किस विचारक या विद्वान ने यह मत प्रदान किया कि भारत के लोकतंत्र की दीर्घजीविता का कारण यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप से सहवर्तनीय लोकतंत्र कंसोशिएशनल डेमोक्रेसी की विशेषताएं विद्यमान है? Who among the following thinkers, scholars has given view that longevity of India's democracy had a great deal to do with its de facto consociational features? और आपके ऑप्शन है अलेक्जेंड्रोविच, कंचन गुप्ता, लिज फाट, नानी पालखीवाला। तो किसने ये कहा कि भारत के लोकतंत्र की दीर्घजीविता, यानी जो ये लंबे से समय से चला आ रहा है, दीर्घ मतलब लंबे समय से जो चला आ रहा है, दीर्घजीविता का मतलब है जो लंबे समय से लोकतंत्र जो भारत में टिका हुआ है, इसका कारण क्या है? वास्तविक रूप से यहाँ पर सहवर्तनीय लोकतंत्र की विशेषताएं विद्यमान होना है। तो ऐसा स्टेटमेंट किस विद्वान ने दिया है, आपको ये बताना है। तो ये स्टेटमेंट है लिज पार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति को, कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को? टू whom does a judge of Supreme Court address his resignation? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर? तो किसको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को, और ये कहाँ पर स्थित है? तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली में। भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 124 से 147 तक। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का? 65 वर्ष की आयु तक का। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कितने वर्ष तक का होता है? 62 वर्ष की आयु तक। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? शरद अरविंद बोबडे। भारत के सीजेआई अभी कौन है? शरद अरविंद बोबडे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जेकानिया। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई से भी एग्जाम हो, तो जो आपको याद रखने हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को भारत की संघीय अदालत के स्थान पर की गई थी। भारत की संघीय अदालत की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 और प्रिवी काउंसिल के तहत की गई थी। वह ब्रिटिश काल के दौरान देश में सर्वोच्च न्यायिक संस्था थी। इसके मुख्य वास्तुकार कौन है?
जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है नई दिल्ली में, इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? गणेश भिकाजी देवलकर। ठीक है। फरवरी 2009 के बाद से भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 31 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 30+1 अब है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मूल संविधान में केवल 8 न्यायाधीशों को ही स्थान निर्धारित किया गया था। यानी कि जब 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या कितनी बताई गई थी? 8, यानी कि 7+1, 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं? 30+1। तो मूल संविधान में केवल 8 न्यायाधीशों का स्थान निर्धारित किया गया था और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसको दी गई थी? संसद को। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 11 कर दिया गया, 1968 में 14 कर दिया गया, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2009 में 31 कर दी गई। और वर्तमान में कितनी है फरवरी 2009 के बाद से? 31। तो आपको ये याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए? इन विच ईयर इंडिया साइंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म? और आपके ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008, 2005, 2006, 2007, 2008। तो किस वर्ष में भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर साइन किए हैं? तो ये किए हैं आपके ऑप्शन नंबर 2, 2006 में। वर्ष 2006 में इंडिया ने इस पर साइन किया है। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म है, ये 2005 में आया था। अडॉप्ट किया गया था इसको 13 अप्रैल 2005 को, और फोर्स में कब आया? 7 जुलाई 2007 से। सिग्नेचर के लिए ओपन कब किया गया? 14 सितंबर 2005 से। और नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज इसमें कितनी है? 116। इंडिया साइंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेपरेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म 2005 ऑन 24 जुलाई 2006 एट द UN हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क। तो भारत ने कब इस पर साइन किया? 24 जुलाई 2006 को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की थी? हु इंटरप्रेटेड द स्टेट एज पावर सिस्टम? हु इंटरप्रेटेड द स्टेट एज पावर सिस्टम? और आपके ऑप्शन है ओपनहाइमर, मैकियावेली, लास्की, ग्रोसियस। किसने राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में की है? तो क्या है इसका राइट आंसर? जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 2, मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है? Who among the following thinkers portrayed the state as an ethical ideal and the highest expression of human freedom? और आपके ऑप्शन है जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक हेगल, जेरेमी बेंथम। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर ले। तो इसके लिए राइट आंसर होगा फ्रेडरिक हेगल। फ्रेडरिक हेगल ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अंत जैसे मानव जाति के वैचारिक उद्विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है, यह कथन किसका है? The end of history as such, that is the point of mankind, ideological evolution and universalization of Western liberal democracy as a final form of human government. Who made this statement? Isaiah Berlin, George Bush, Francis Fukuyama, Ronald Reagan. तो आप इसके स्टेटमेंट को उतना ना जाने, सिर्फ एक लाइन से आप जान सकते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर, और वो है एंड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का अंत। एंड ऑफ हिस्ट्री अगर आपको पता है कि किसकी फेमस बुक है तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए राइट आंसर होगा फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? आपके ऑप्शन है मानव उद्गम सिद्धांत, योग्यतम की विजय, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। In the context of the functions of states, the view of individualists is influenced by which scientific idea? Human evolution theory, survival of the fittest, law of motion, law of gravitation. तो जो राज्य के कार्यों के विषय में इंडिविजुअलिस्ट का विचार है, व्यक्तिवादियों का विचार है, वो किस विचार से प्रभावित है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त कृति लेजिस्लेचर्स में विधायिका के पतन का उल्लेख किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इन हिज शॉर्ट बुक लेजिस्लेचर्स मेंशन्ड अबाउट डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर? और आपके ऑप्शन है केसी वियर, हरमन फाइनर, वेल्टर बेजहॉट, ग्लैडस्टोन। तो किसकी रचना है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लेजिस्लेचर, जिसमें उन्होंने डिक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की बात की है। तो इसका राइट आंसर होगा केसी वियर। इसी के साथ आता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रतियोगितात्मक संघर्ष था। यह महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था। इसने हथियारों की होड़ को शुरू कर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे। Which among the following statements about the Cold War is wrong? आपके ऑप्शन है it was a competition between the US and Soviet Union and their respective allies. Second option है it was an ideological war between the superpowers. Third option है it triggered off an arms race. Fourth option है the US and USSR were engaged in direct wars. तो क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? आई होप आप लोग इसका आंसर जरूर करेंगे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।